हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। आज हम लोग मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफी है उसमें हमारा टॉपिक है क्या आज, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल या फिर एमपी की ज्योग्राफी, उसमें जो हमारा चैप्टर रहा है कौन सा, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या मध्य प्रदेश के प्रमुख जल संसाधन कौन से, इरिगेशंस कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे, और इरिगेशन की कौन सी परियोजनाओं को सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इसका हम लोग करेंट डेटा यानी कि हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के डेटा के अनुसार इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ताकि आपके प्रीलिम्स में यहाँ से आने वाले क्वेश्चन स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी आपका होता चलेगा। ठीक है, चलिए आइए जल संसाधन देखते हैं प्रदेश में कितना जल संसाधन उपलब्ध है। देखिए, जल संसाधन का सिंपल अर्थ होता है कि प्रकृति में जल की उपलब्धता कितनी है। ठीक है, और यदि हम लोग देखें प्राप्ति स्रोत के आधार पर मध्य प्रदेश में मूलतः दो प्रकार के स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला क्या है, सतही जल। ठीक है, सतही जल, सरफेस वाटर जिसको बोलते हैं, और इसके पश्चात क्या, भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड वाटर, और इसको क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर। ठीक है, सतही जल यानी कि नदी नालों में प्रवाहित होने वाला जल, नदी नालों तालाब में प्रवाहित होने वाला जल। और भूमिगत जल यानी कि पृथ्वी की आंतरिक सतह या चट्टानों के रंध्रों के मध्य में उपस्थित जल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, भूमिगत जल बोलते हैं। अब देखेंगे प्रदेश में कितना जल उपलब्ध है, सतही जल। तो देखिए कितना जल उपलब्ध है, 57.05 अरब घन मीटर। एक आईएमपी डेटा है, आपको ये डेटा याद रखना है, कितना, 57.05 अरब घन मीटर। ठीक है, ये क्या है, सतही जल, आईएमपी, आपको ये डेटा याद रखना है। देखिए ये सब डेटा कहाँ से लिया गया, ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी से लिया गया। ठीक है, और ये किसकी, कमल शर्मा की किताब है, उसी से लिया गया डेटा। ठीक, आईएमपी डेटा आप याद कर सकते हैं इसे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना तय ही है, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था सीता रेवा परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो उसका आंसर क्या था, छिंदवाड़ा जिला। ठीक है, अब भूमिगत जल का अर्थ क्या होता है, ऐसा जल जिसे भूमि सोख लेती है और ये चट्टानों के रंध्रों के बीच में क्या होता है, एकत्रित होते हैं। ठीक है, अब वर्तमान में कितना जल उपलब्ध है, वर्तमान में प्रदेश में 34.47 अरब घन मीटर जल उपलब्ध है। कितना, 34.47 अरब घन मीटर जल उपलब्ध है। ठीक है, सबसे कम भूमिगत जल देखें तो कहाँ पर है, अलीराजपुर और झाबुआ में। कहाँ पर, अलीराजपुर एवं झाबुआ में। ठीक है, और सर्वाधिक भूमिगत जल कहाँ पर प्राप्त होगा आपको, होशंगाबाद में। ये डायरेक्ट फैक्ट है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सर्वाधिक भूमिगत जल कहाँ पर मिलेगा आपको, होशंगाबाद में। और न्यूनतम भूमिगत जल कहाँ मिलेगा आपको, अलीराजपुर और झाबुआ में मिलेगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले सर्वाधिक जल का उपयोग किसमें किया जाता है, सिंचाई में किया जाता है। किसमें, सिंचाई में। सिंचाई के पश्चात विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। तीसरा क्या होता है, परिवहन साधन में। ठीक, चौथा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को हटाने तथा या शोधन कारक के रूप में, क्या बोल सकते हैं, धुलाई वुलाई इत्यादि के रूप में। मनोरंजन साधन के रूप में, घरेलू उपयोग इत्यादि कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख जल संसाधन, और जल संसाधन की वर्तमान में उपलब्धता क्या है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, देखिए हमारा टॉपिक है सिंचाई। ठीक है, सिंचाई यानी कि कृषि क्षेत्र में जल की कमी के या जल के अभाव के कारण कृत्रिम रूप से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, किसके लिए, फसल के लिए, उसे क्या कहा जाता है, सिंचाई या इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इरिगेशन। बहुत ही आईएमपी है। देखिए, भारतीय कृषि को क्या बोला जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ, यानी कि भारत की कृषि किस पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। लेकिन वर्तमान में
सिंचाई साधनों के उपयोग के कारण, ये वाली जो अवधारणा है इसका क्या हुआ, खंडन हुआ है। ठीक है, इसलिए प्रदेश के साथ साथ देश में भी सिंचाई की भूमिका अनिवार्य हो जाती है, किसके लिए, खाद्यान्न उत्पादन एवं खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्या, सिंचाई किसमें, और स्पेशली हम लोग मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे। किसकी दृष्टि से, मध्य प्रदेश की दृष्टि से। ठीक है, इसकी दृष्टि से, मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश से क्या देखेंगे, सिंचाई। ठीक, अब देखेंगे सिंचाई की हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है ना। तो सबसे पहले देखिए, चंदेल वंश और खजुराहो के शासकों के द्वारा, ठीक है, चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो एवं उसके आसपास के क्षेत्र में किसका निर्माण किया गया था, तालाबों का निर्माण किया। जैसे आपने सुना होगा राहिल सागर, ठीक है, ऐसे आपको तालाब मिले होंगे, तालाबों के नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इनको क्या बोलते थे, चंदेल तालाब भी कहा जाता था। ठीक है, फिर इसके पश्चात 1923 में, कब, 1923 में बालाघाट में कौन सी नदी, वैनगंगा नदी पर एक नहर परियोजना बनी, उसका नाम क्या क्या था, वैनगंगा नहर परियोजना। कब, 1923 में। बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, पूछ सकता है ये पेपर में ना, और पूछा हुआ ही है। इसके पश्चात फिर 1927 में, 1923 में बालाघाट में कौन सी, वैनगंगा नदी परियोजना बनी। ठीक, 1927 में ग्वालियर रियासत में या फिर ग्वालियर में पगारा बांध परियोजना, पगारा बांध बनाया गया सिंचाई साधन के लिए। ठीक है, इसके पश्चात 1933 में पलकमती, पलकमती कहाँ, टाका बना कहाँ पे, रायसेन और भोपाल दोनों जिला मिला हुआ है किताब में। यानी कि पलकमती आपको यदि ऑप्शन में आ रहा है रायसेन तो रायसेन टिक कर देना है, ये रायसेन नहीं आता भोपाल कर देना, क्योंकि तत्कालीन रायसेन भी किसके अंतर्गत आता था, भोपाल के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये पलकमती कहाँ पर हो जाएगा, 1933 में रायसेन और भोपाल में। ठीक, अब इसके पश्चात देखिए 1936 में पुनः बालाघाट के मुरुम नाला में एक टैंक बनाया गया, मुरुम नाला में टैंक, मुरुम नाला नाम से एक टैंक बनाया गया, कहाँ पर, बालाघाट में। कब, 1936 में। उसके पश्चात 1940 और 44 में कहाँ पर, ग्वालियर रियासत में संक आसन परियोजना, कौन सी, संक आसन परियोजना चलाई गई थी। कोकेटो बांध परियोजना, कोकेटो बांध, ठीक, आवदा बांध, हरसी बांध आपने सुना होगा, और तिगरा बांध बनाया गया। कब, 1940 से लेकर 44 के बीच में। एक बार फिर से देखते हम लोग, यहाँ से रिपीट करते। सबसे पहले प्रदेश में सिंचाई के साधनों में देखेंगे तो चंदेल कालीन तालाब आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राहिल सागर। ठीक है, फिर 1923 में बालाघाट में बैनगंगा नदी पर एक नहर बनी, किसे, बैनगंगा नहर जिसे कहा जाता है। फिर 1927 में ग्वालियर में पगारा बांध बनाया गया। 1933 में पलकमती टैंक बनाया गया, कहाँ पर, भोपाल और रायसेन में। फिर 1936 में मुरुम नाला टैंक बना, कहाँ पर, पुनः बालाघाट में। और 1944 40 से लेकर 44 के बीच में ग्वालियर रियासत में संक आसन प्रोजेक्ट। ठीक है, आप लिखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्या, टच पैड में या फिर इसमें जो टच पैड होते हैं इसमें राइटिंग उतनी क्लियर नहीं आ पाती, लेकिन आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, संक आसन प्रोजेक्ट परियोजना, केकोटो बांध, अवादा बांध, हर्षी बांध, तिगरा बांध, ठीक है, इत्यादि इत्यादि परियोजनाएं संचालित हो रही, या संचालित की गई थी। फिर इसके पश्चात प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 2 बड़ी परियोजना, ठीक है, 33 मध्यम परियोजना और 168 छोटी परियोजना बनाई गई। कितनी, 618 छोटी परियोजना बनाई गई। अब देखते हैं सिंचाई परियोजना 3 प्रकार की होती। कितनी प्रकार की होती सिंचाई परियोजना, 3 प्रकार की होती, आपको याद ही होगा। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहले छोटी सिंचाई परियोजना की क्षमता 2000 हेक्टेयर से कम होती, मतलब ऐसी सिंचाई परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से कम होती, उसे छोटी सिंचाई परियोजना कहा जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना, ऐसी सिंचाई परियोजना जिसकी सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के मध्य होती है, इसे क्या बोलते हैं, मध्यम सिंचाई परियोजना। और वृहद सिंचाई परियोजना, ऐसी सिंचाई परियोजना जिसकी
क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? वृहत सिंचाई परियोजना कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार हुए। ठीक, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में दो बड़ी सिंचाई परियोजना बनी, 37 मध्यम सिंचाई परियोजना बनी और 618 छोटी सिंचाई परियोजना। फिर इसके पश्चात तृतीय पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? गहन कृषि कार्यक्रम। और हरित कृषि क्रांति के अंतर्गत कितनी? हरित कृषि क्रांति के अंतर्गत मध्यम और छोटी विकास परियोजनाओं में वृद्धि हुई। और 2018-19 में, ठीक है, 2018-19 में प्रदेश में कितनी? 28 वृहद सिंचाई परियोजना, ठीक, 117 मध्यम सिंचाई परियोजना और 5,239 लघु सिंचाई परियोजना का विकास हुआ, जिसके कारण प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड से नवाजा गया है या फिर पुरस्कृत किया गया है प्रदेश को। ठीक है, और सर्वाधिक कृषि कर्मठ अवार्ड जीतने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ही। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की चीजें क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता कितनी है? 40 लाख हेक्टेयर। कितनी है? 40 लाख हेक्टेयर। और 2025 तक के कितना लक्ष्य रखा गया? 65 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा था कि शिवराज सिंह चौहान जी ने कितना लक्ष्य रखा है 2025 तक का? 65 लाख हेक्टेयर का। ठीक है, और वर्तमान में इसे कब तक प्राप्त किया जाएगा? 2025 तक। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होगी। अब देखेंगे हम लोग कि प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के कौन कौन से साधन हैं या फिर कौन कौन से साधनों का यूज होता है। देखते हैं पहले सिंचाई के साधन। तो सबसे पहले कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूप। अब इसके माध्यम से प्रदेश में 67% भूमि, 67% भूमि में सिंचाई की जाती है। किसके माध्यम से? कुएं एवं नलकूप के माध्यम से। दूसरा क्या हो जाएगा? नहर। नहर से कितनी प्रतिशत भूमि को सिंचित किया जा रहा है? 17% भूमि को सिंचित किया जा रहा है। और तीसरा क्या हो जाएगा? तालाब। तालाब के माध्यम से 2.2% भूमि को सिंचित किया जा रहा है या सींचा जा रहा है। और चौथा देख लेंगे अन्य साधन। अन्य साधन में नदी नाल में वैसे तो नाले आ जाते हैं, पोखर आ जाते हैं। ठीक, कितना? 13%। कितना? 13% किया। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन। अब हम लोग देखेंगे एक एक सिंचाई साधनों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले कुआं एवं नलकूप। कुआं एवं नलकूप, इसके माध्यम से 67.3% भूमि को क्या किया जा रहा है? सिंचित किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? 67% किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो प्रमुख क्षेत्र लिख लीजिए आप या मैप में देख लीजिए। तो मालवा का पठार, मालवा के पठार के पश्चात मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार के पश्चात रीवा उच्च भूमि, रीवा उच्च भूमि के पश्चात मध्य नर्मदा घाटी। इन 4 क्षेत्रों में इसके माध्यम से कुआं एवं नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। कौन कौन से क्षेत्र जाएंगे? मालवा का पठार, इसके पश्चात मध्य भारत, फिर चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के पश्चात रीवा उच्च भूमि, रीवा उच्च भूमि और इसके पश्चात मध्य नर्मदा घाटी एवं मध्य सतपुड़ा क्षेत्र। इन क्षेत्रों में कुएं एवं नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जा रही है। और कितने परसेंट? आपको डेटा याद रखना है, 67.3% भूमि को सिंचित किया जा रहा है। अब दूसरा सिंचाई साधन क्या हो जाएगा? नहर। बहुत ही आईएमपी। पहली नहर कब बनी थी? 1923 में। कहाँ पर? बालाघाट में बनी। और कौन सी नदी में बनी थी? बैनगंगा रिवर में बनी थी। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर होती जा रही है। और मैं चाहता हूं कि आप इसी क्लास में सारे डेटा को क्या करते चलें? याद करते चलें, ताकि आपका प्रीलिम्स में स्कोर 85 प्लस हो। और हम वही टॉपिक को ज़्यादा कवर कर रहे हैं जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की संभावना 110% होती है।
ठीक है। अब देखेंगे नहर, नहर के माध्यम से कितने प्रतिशत भूमि को सिंचित किया जा रहा है? प्रदेश की 17% भूमि। ठीक है, या एग्जैक्ट डेटा में बताऊं 17.6% भूमि को सिंचित किया जा रहा है। ठीक, और फिर अब इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? सबसे पहले तो चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, यदि हम लोग नदी घाटी परियोजना की बात करें, सबसे पहले प्रदेश की नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी नदी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। कब प्रारंभ हुई थी? 1954 में प्रारंभ, और पूर्ण कब हुई थी? 1960 में। तो पहला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? चंबल बेसिन क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? इसी में हम लोग देखें तो मध्य मालवा एवं नर्मदा घाटी, लिख लीजिए मध्य मालवा एवं नर्मदा घाटी। देखिए यहां से कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन बनेंगे कि इनमें से कौन सा क्षेत्र नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तीसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे? पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, जिसमें बालाघाट, सिवनी एवं मंडला आ जाते हैं। ठीक है, बालाघाट, सिवनी और मंडला। और चौथा क्षेत्र हो जाएगा इसमें रीवा और सीधी जिले, सीधी एवं रीवा जिले, ये किसमें आ जाते हैं? नहर परियोजना के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा सिंचाई का साधन हम लोग देखें, तालाब। ठीक है, तालाब। कितना प्रतिशत भूमि को सिंचित किया जाता है इसके माध्यम से? 2.7% भूमि को सिंचित किया जा रहा है। कितना? 2.7% भूमि को सिंचित किया जा रहा है। और सबसे पहले तालाब के साक्ष्य कहाँ से मिले थे आपको? चंदेल वंशों के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित कहाँ किए गए थे? खजुराहो में किए गए। कहाँ पर? खजुराहो में। और प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचित जिला कौन सा? धार है। कौन सा है? धार। तो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए आप इसको बालाघाट लगा सकते हैं आंसर, लेकिन हिंदी ग्रंथ एकेडमी में क्या दिया हुआ है? धार। आपको आंसर क्या करना है? धार। धार के पश्चात बालाघाट, बालाघाट के पश्चात सागर, विदिशा। ठीक है, झाबुआ, दमोह, राजगढ़, रतलाम इत्यादि क्षेत्र किससे सिंचित किए जाते हैं? तालाब के माध्यम से सिंचित किए जाते हैं। अब हम लोग देखें अन्य साधनों में, इसमें अन्य साधनों की हम लोग बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे अन्य साधन के अंतर्गत? ऐसे साधन जिसमें नदी, नाले, पोखर इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं, उन्हें अन्य साधन, सिंचाई साधन के अंतर्गत। और प्रदेश में कितना? 13% क्षेत्र में अन्य साधनों के द्वारा सिंचाई संपन्न की जा रही। इसके अंतर्गत विदिशा, डिंडोरी, कटनी, उमरिया, शहडोल, झाबुआ, अनूपपुर, बड़वानी इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों को सिंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई क्या हमारी सिंचाई के साधन। देखिए बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और मैं इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा ही। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से इस टॉपिक को क्या करेंगे? कवर करेंगे, और यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को प्रीलिम्स में हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली सिंचाई परियोजना बताइए, सबसे पहली सिंचाई परियोजना कौन सी है? मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता के पश्चात, तो चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1954 में प्रारंभ हुई थी, और पूर्ण कब हुई? 1960 में पूर्ण। ठीक है, कब प्रारंभ हुई थी? 54 में, और पूर्ण कब हुई है? 1960 में। इसके अंतर्गत कितने प्रतिशत या कितने क्षेत्रफल को सिंचित किया जा रहा है? 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है। कितने? 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को चंबल एवं चंबल की सहायक नदियों के द्वारा। ठीक है, हमारे सर के द्वारा आपकी क्लास ले ली गई है नदी और नदियों की सहायक कौन कौन सी है उसकी क्लास। मैं आपको यहाँ पर इसकी सहायक नदियां नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा, छिपरा, काली सिंध, पार्वती। ठीक है, ये सब उसी क्या हो जाएंगी? सहायक नदियां हो जाएंगी, बनास। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक है, भिंड, मुरैना, इन सब योजनाओं
ये सब जिले आते हैं इसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 परियोजनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले गांधी सागर परियोजना, आईएमपी गांधी सागर परियोजना। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता मैंने आपको हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में बताया 115 मेगावाट। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट। देख लीजिएगा यदि मुझसे डेटा ऊपर नीचे हो जाए तो फिर भी मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर तीसरा क्या है, तीसरी परियोजना जवाहर सागर परियोजना, जिसे कोटा बैराज कहते हैं। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 99 मेगावाट। वैसे आपको कितना याद रखना है, 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि को चंबल घाटी परियोजना के द्वारा सिंचित किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी परियोजना है, डायरेक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम। ठीक है, अब दूसरी परियोजना है हमारे पास नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, ये भी बहुत ही आईएमपी परियोजना। और ये नर्मदा के साथ साथ नर्मदा की कितनी 41 जो सहायक नदियां हैं, कितनी 41 जो सहायक नदियां हैं, उनके माध्यम से सिंचाई साधनों का क्या किया गया, इसमें विकास किया गया है। ठीक है, कितने सिंचाई साधनों का विकास किया गया है। अब इस नदी घाटी परियोजना में वृहद परियोजना कितनी है, 29 है। ठीक है, मध्यम कितनी है, 135 है। और लघु कितनी है, 3000 से अधिक परियोजनाएं कैसी हैं, लघु है। वृहद कितनी है, 29, मध्यम कितनी है, 135, और लघु कितनी है, 3000 से अधिक। अब इसके माध्यम से नर्मदा घाटी परियोजना के माध्यम से प्रदेश के कितने प्रतिशत या कितने क्षेत्रफल को सिंचित किया जा रहा है, 27.55 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या किया जा रहा है, सिंचित किया जा रहा है। किसके माध्यम से, नर्मदा घाटी परियोजना के माध्यम से। और विद्युत उत्पादन कितना किया जा रहा है, लगभग 3000 मेगावाट। कितना, लगभग 3000 मेगावाट। ये आपको डायरेक्ट आपके मेंस में भी डेटा ये याद आएगा, आप यहीं पर ये डेटा याद कर लीजिए ताकि आपको मेंस में दिक्कत ना हो और ना ही अभी प्रीलिम्स में दिक्कत ना। ठीक है, और सबसे पहले नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कब बना था, 1985 में बना था। और इसी से संबंधित खोसला कमेटी बनी थी। कौन सी, खोसला समिति। आप याद रख लीजिएगा, छोटे छोटे फैक्ट है, मुझे याद आया तो मैं यहीं पर आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नर्मदा घाटी एवं उसकी सहायक नदियों पर निर्मित परियोजनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले बरगी परियोजना, कौन सी है सबसे पहले, बरगी परियोजना। ठीक है, बरगी परियोजना ये कहाँ पर है, जबलपुर जिले में आती है। तो लिख लीजिए आप, जबलपुर जिले। देखिए यहाँ पे कितनी क्षमता है इसकी ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तवा परियोजना बहुत ही आईएमपी, तवा परियोजना इसके, और ये किस नदी पर है, तवा नदी पर है। कहाँ पर आती है, नर्मदापुरम जिले में आती है। बारना परियोजना बारना नदी पर है, कहाँ किस जिले में आता है, ये रायसेन जिले में आता है। ठीक है, भगवंत सागर परियोजना बहुत ही आईएमपी, भगवंत सागर परियोजना ये किस नदी पे आते हैं, सुक्ता नदी, ये भी किसकी सहायक नदी, नर्मदा की। इसका जिला कौन सा है, खंडवा। इसके पश्चात कोलार परियोजना किस कोलार नदी में आते हैं और इसका जिला कौन सा हो जाता है, सीहोर हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात शहीद चंद्रशेखर परियोजना, शहीद चंद्रशेखर परियोजना ये किस नदी में आता है, हथनी नदी पे आता है। और जिला क्या लगता है इसका, झाबुआ और धार लगता है। ठीक, इसके पश्चात मान परियोजना ये किस नदी पर है, मान नदी पर है, नर्मदा की सहायक नदी और धार जिले में आती है। किस में, धार जिले में आती है। इसके पश्चात इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है, ये खंडवा में आती है। ठीक है, फिर इसके पश्चात ओमकारेश्वर परियोजना ये भी कहाँ पर है, खंडवा में है। ठीक है, अपर वेदा परियोजना, अपर वेदा परियोजना ये कहाँ पर आते हैं, खरगोन में आती है। कहाँ पर, खरगोन में। फिर पुनासा परियोजना, कौन सी, पुनासा परियोजना ये कहाँ पर है, छोटी तवा नदी पर है। ठीक, इसके पश्चात सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। कहाँ पे, गुजरात में। ठीक, इतनी सारी परियोजनाएं हैं किसके अंतर्गत, नर्मदा और नर्मदा की सहायक नदियों के अंतर्गत। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हम लोग। बरगी परियोजना जबलपुर जिला, तवा परियोजना नर्मदापुरम, वारना परियोजना रायसेन, भगवंत सागर परियोजना सुक्ता खंडवा, कोलार परियोजना सीहोर,
शहीद चंद्रशेखर परियोजना हथनी नदी झाबुआ पर, मान परियोजना नर्मदा नदी धार पे, ठीक है। मटियारी परियोजना कहाँ पर, बंजर बंजर नदी मंडला में, कौन सी, मटियारी परियोजना। इसके पश्चात इंदिरा सागर परियोजना खंडवा में है, ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा में है, अपर वेदा खरगोन में है, पुनासा खंडवा में है, सरदार सरोवर गुजरात में। अब अन्य योजनाएं इस पे कौन कौन सी प्रस्तावित है, बहुत ही आईएमपी, ये भी मध्य प्रदेश की सहायक नदियों में है। जैसे सुना होगा आपने अटरिया परियोजना। अटरिया परियोजना कहाँ पर है, डिंडोरी में है। कहाँ पे, डिंडोरी में। इसी में डिंडोरी में एक राघवपुर परियोजना भी, कौन सी, राघवपुर। अटरिया और राघवपुर कहाँ पर है, डिंडोरी जिले में। रोसरा परियोजना कहाँ पर है, ये भी डिंडोरी में है। कहाँ पे, रोसरा परियोजना, ठीक। इसके पश्चात अपर बुडनेर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर, डिंडोरी में है। नर्मदा की सहायक नदी कहाँ पर, डिंडोरी में। इसके पश्चात हालोन परियोजना कहाँ पर है, हालोन परियोजना मंडला में है, ठीक है। चिंकी परियोजना कहाँ पर है, नर्मदा की सहायक नदी चिंकी, कहाँ, नरसिंहपुर में, बहुत ही आईएमपी। शेर परियोजना नरसिंहपुर में है, ये भी शेरनी नदी पे। सीता रेवा परियोजना, ये प्रीलिम्स में आ चुका है, सीता रेवा परियोजना छिंदवाड़ा में है। फिर गंजाल परियोजना, ये भी आईएमपी, गंजाल नदी पर है, और ये कहाँ पर है, खरगोन में है, ठीक। तो ये हो गया क्या, हम नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित प्रमुख सिंचाई परियोजना। अब देखिए, इसी के पास में नमामि देवी नर्मदे कार्यक्रम शुरू हुआ था, कब, 2016-17 में प्रारंभ हुआ था, ये आईएमपी फैक्ट है। इसके पश्चात अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा नर्मदा प्रगति पथ का निर्माण किया जा रहा है। नर्मदा प्रगति पथ, इसकी लंबाई कितनी है, 867 किलोमीटर, बहुत ही आईएमपी है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप याद कर लीजिए कितन कौन सा, नर्मदा प्रगति पथ, इसकी लंबाई कितनी है, 867 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गई क्या, नर्मदा नदी परियोजना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे छोटी छोटी जो परियोजना है, ठीक है। जैसे हलाली परियोजना, कौन सी, हलाली परियोजना, कहाँ पर ये, विदिशा जिले में है, ठीक है, विदिशा, ठीक। विदिशा रायसेन में आता है ये, और इसे क्या बोलते हैं, सम्राट अशोक सागर परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना। और ये किस नदी पर है, हलाली नदी पे, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है, तो 33,000 हेक्टेयर भूमि को क्या करता है, सिंचित करता है, ठीक है। इसमें से तो डेटा याद नहीं रखना इसमें, ठीक। इसके पश्चात बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, ये किस पर है, सोन नदी पर स्थित है। और जिले कौन कौन से आ जाते हैं इसमें, रीवा, सीधी, शहडोल इत्यादि जिले आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी सिंचाई क्षमता कितनी, 1.35 और 53 लाख हेक्टेयर भूमि, ठीक है, 1.53 लाख हेक्टेयर, ठीक। इसके पश्चात माता टीला बांध, माता टीला बांध किस पर है, बेतवा नदी पर है। और किस किस की संयुक्त परियोजना है, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसके माध्यम से कितना, 2.26, कितना, 2.26 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है, किसके माध्यम से, माता टीला बांध परियोजना। इसे ही क्या नाम है, इसका नया नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, कौन सी, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। इसके पश्चात हमारी दूसरी परियोजना हो जाएगी पेंच परियोजना, कौन सी, पेंच परियोजना। इसके जिले कौन कौन से पड़ते हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा, साथ में सिवनी भी ऐड कर लीजिएगा इसमें। और कितना भूमि को सिंचित करता है ये, 64,000 हेक्टेयर भूमि, कितना, 64,000 हेक्टेयर भूमि को क्या कर रहा है ये, सिंचित कर रहा है, ठीक है। इसके पश्चात बाघ परियोजना, ठीक है, कौन सी परियोजना, बाघ परियोजना। बाघ परियोजना कहाँ पर है ये, बाघ नदी पर है, ठीक है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर। इसके पश्चात बावनथड़ी परियोजना, ये भी कहाँ पर है, बावनथड़ी परियोजना, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा पर, बावनथड़ी नदी पर, कहाँ पर आती है ये, बालाघाट जिले में, ठीक है। काली सरार परियोजना, बहुत ही आईएमपी, काली सरार परियोजना, बाघ की जो सहायक नदी है उस पर निर्मित है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा पर, ठीक है। इसके पश्चात केन परियोजना, केन बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर, छतरपुर एवं पन्ना में है, ठीक।
ये हो गई क्या हमारी आईएमपी परियोजना। और याद कर लीजिए आप उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है और ये कहाँ पर है, छतरपुर में। ये भी यूपी एवं एमपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक। फिर इसके पश्चात थावर परियोजना। कौन सी, थावर परियोजना कहाँ पर है, मंडला में। कौन सी नदी पे, मंडला, कौन सी, कोलार नदी पे। इसके पश्चात माही परियोजना। कौन सी नदी पर है, माही नदी पर। और कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, झाबुआ जिला आता है। और माही नदी पर ही एक बजाज सागर परियोजना चली, कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा बजाज सागर परियोजना किस, माही नदी पर। ठीक है। इसके पश्चात सिंध परियोजना। कौन सी, सिंध परियोजना कहाँ पर है ये, सिंध नदी पर। और कौन कौन से जिले आते हैं, शिवपुरी एवं ग्वालियर पे। ठीक। इसके पश्चात नरगवा परियोजना। याद रख लीजिए नरगवा परियोजना केन की सहायक नदी पर है ये। ठीक है, किस जिले में आती है, छतरपुर में आती है। इसके पश्चात चोरल नदी परियोजना किस जिले में है ये, बहुत ही आईएमपी है। चोरल नदी परियोजना इंदौर में है। कहाँ पे, इंदौर में। फिर एक और आईएमपी है देजला देवड़ा परियोजना। देजला देवड़ा परियोजना ये कहाँ पर है, खरगोन में। कहाँ पर है, खरगोन में। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे इत्यादि परियोजनाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नई परियोजनाएं सरकार के द्वारा कौन कौन सी लाई गई है। ठीक है, नई परियोजना। ठीक। अभी और देखिए, मैं ये जो नई परियोजना है आपको जो तथ्यवान है वहां से लिया हूं मैंने ये नई परियोजना। और कुछ नई परियोजना कहाँ से, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी परियोजना, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। कौन सी, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, बहुत ही आईएमपी है। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना ये किस नदी पर है, राजगढ़ जिले के नेवज नदी पे। कौन से, राजगढ़ नदी के, तो राजगढ़ जिले के नेवज नदी पर निर्मित है। ठीक है, और इसके माध्यम से कितना सिंचाई किया जाएगा, 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि। 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि। और इसे 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया था। कौन सी, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना। बहुत ही आईएमपी हो जाती है क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व थे। ठीक है। इसके पश्चात अटल सागर परियोजना। कौन सी, अटल सागर परियोजना। और ये कहाँ पर है, शिवपुरी में है। कहाँ पे, शिवपुरी में। नदी कौन सी है, सिंध नदी पर निर्मित है। इस पर ही कौन सा बांध बनाया गया, मट्टी खेड़ा बांध। कौन सा, मट्टी खेड़ा बांध। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया, अटल सागर परियोजना। इसके माध्यम से 1.62 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाएगा, सिंचित किया जाएगा। कितना, 1.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। और साथ ही इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 60 मेगावाट। कितनी है, 60 मेगावाट। ठीक है, तो ये हो गई क्या हमारी प्रमुख परियोजना आईएमपी। इसके पश्चात मोहनी सागर परियोजना। कौन सी, मोहनी सागर परियोजना। ठीक है, और ये किस नदी पर, ये भी सिंध नदी पर है। हाँ, सिंध नदी शिवपुरी ग्वालियर में आती है। ठीक। इसके पश्चात लिख लीजिए आप टोंस परियोजना। ठीक है, टोंस परियोजना कहाँ पर है, सतना जिले में आती है, टोंस नदी पर निर्मित। ठीक है। पीला परियोजना बहुत ही आईएमपी है। सागर नदी में सागर जिले में पीला नदी प्रवाहित होती है, तो ही उसके ऊपर कौन सी परियोजना बनाई गई है, पीला परियोजना। ठीक है। आपने सुना होगा केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना अमृत क्रांति के अंतर्गत दोनों नदियों को जोड़ने के लिए इस परियोजना को विकास किया गया। इस परियोजना का विकास किया गया 2005 में, इसकी आधारशिला रखी थी। और ये मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसके माध्यम से 8.81 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाएगा, सिंचित किया जाएगा। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 72 मेगावाट। ये नया डेटा नहीं है, पुराना डेटा है। इसकी विद्युत क्षमता होगी जल के माध्यम से 103 मेगावाट। और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी बनेगी यहाँ पे। कौन सी, सोलर एनर्जी बनेगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि सिंचाई परियोजना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है,
ऐसी कौन कौन सी परियोजना है जिसका विकास क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो कहाँ से लिया गया ये डेटा। मैं देखिए आपको सोर्स इसलिए बताते चल रहा हूँ ताकि आप इधर उधर ना भटके। ठीक है, कहाँ से, तथ्यबाण में दिया हुआ है। सबसे पहले चिंकी बोरास परियोजना लिख लीजिए आप। चिंकी बोरास परियोजना कहाँ पर है? चिंकी बोरास परियोजना नरसिंहपुर और रायसेन में। इसके पश्चात सक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना, सक्कर और पेंच नदी लिंक परियोजना, ये कहाँ पर है? नरसिंहपुर छिंदवाड़ा में है। ठीक है, इसके पश्चात रुझ रुझ मध्यम सिंचाई परियोजना, रुझ बहुत ही आईएमपी किस जिले में आती है? पन्ना जिले में आएगी। ठीक है, इसके पश्चात मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना, मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना, ये भी किस जिले के में आती है? पन्ना, रीवा, सतना, कटनी के अंतर्गत आती है। बहोरी माइक्रो सिंचाई परियोजना, बहोरी माइक्रो सिंचाई परियोजना, ये किस जिले में आती? कटनी जिले में आती। इसके पश्चात शहीद इलाप सिंह उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहीद इलाप सिंह माइक्रो सिंचाई परियोजना किस जिले में आती है? हरदा जिले में। बहुत ही आईएमपी है, शहीद इलाप सिंह उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना। ठीक है, इसके पश्चात चेंटी खेड़ा, चेंटी खेड़ा मुख्य सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? श्योपुर में। कहाँ पर है? श्योपुर में। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई हमारी क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना। अब हम लोग देखेंगे ऐसे मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्र देखेंगे हम लोग जहां पर अत्यधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग कि अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? होशंगाबाद। और न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? डिंडोरी। ये तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? होशंगाबाद। और न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है? डिंडोरी। अब देखते हैं अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, सबसे पहले चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। इसके पश्चात दूसरा क्षेत्र हो जाएगा नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी निर्माण का मैदान, नर्मदा घाटी निमाड़ का मैदान। ठीक है, उसके पश्चात तीसरा क्या हो जाएगा? पूर्वी मालवा पठार, पूर्वी मालवा पठार। चौथा क्या हो जाएगा इसमें? बुंदेलखंड उच्च भूमि, बुंदेलखंड उच्च भूमि। और पांचवा क्या हो जाएगा? बैनगंगा घाटी, बैनगंगा घाटी क्षेत्र। ये 5 क्षेत्र हैं जिनमें सर्वाधिक सिंचाई होती है। कौन कौन से? चंबल बेसिन क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, पूर्वी मालवा पठार, बुंदेलखंड भूमि, बैनगंगा घाटी क्षेत्र। अब कम सिंचाई वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आप याद रख लीजिए डिंडोरी, डिंडोरी में कितने परसेंट भूमि में सिंचाई होती है? 1.5% भूमि में सिंचाई होती है। इसके पश्चात अनूपपुर, अनूपपुर में कितना? 2.7% भूमि में। इसके पश्चात शहडोल, शहडोल में कितना? 17.4% भूमि। अलीराजपुर 17.7% भूमि। और सिंगरौली में 8.4% भूमि में सिंचाई की जाती है। ये बहुत ही आईएमपी डेटा है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये डेटा याद हो गया होगा, है ना, जो आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके पेपर में। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग एमसीएस क्लासेस। इसके पश्चात जो भी हमारा आईएमपी परियोजना इसमें छूट रही है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।